हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल सिंबल्स, यानी राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जनरल नॉलेज का ये पहला ही टॉपिक है और बड़ी आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल एम्बलम होते क्या हैं। ये कुछ एक ऐसे निशान होते हैं जो कहीं ना कहीं से हमने लिए होते हैं और ये हमारे देश की पहचान को बताते हैं। जैसे कोई एक फल हो सकता है, कोई झंडा हो सकता है, कोई गीत भी हो सकता है। ये हमारे देश की पहचान को बताते हैं। जैसे दुनिया में आप कहीं पे भी किसी भी कोने में चले जाओ और अगर आपको तिरंगा झंडा देखने को मिलता है तो आप पहचान जाओगे ये भारत है, ये भारत, क्योंकि तिरंगा झंडा भारत की पहचान है। वैसे ही अगर कहीं पे भी जन गण मन ये आपको सुनाई देता है तो आपको पता चल जाएगा ये भारत का राष्ट्रीय गान है, यहां पक्का भारतीय लोग होंगे। तो ऐसे ही जो चिन्ह है, जो प्रतीक है या सिंबल्स हैं, these symbols are known as national emblems। चलिए तो एक एक करके भारत के अलग अलग राष्ट्रीय चिन्हों के हम लोग देखने वाले हैं। अब इन चिन्हों में कुछ हम जानवर, हमारे कुछ पक्षी, कुछ हम फल, सब चीजों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा। तो हम बचपन से ही जब छोटे थे नर्सरी केजी में तभी से इसको अपने स्कूल में आसपास देखते आए हैं। और ये क्या है? तिरंगा झंडा। ये तिरंगा झंडा बाकी देशों के झंडे से अलग है। हर देश का एक नेशनल फ्लैग होता है, हर देश का झंडा आपस में अलग दिखता है। हमारा जो झंडा है इसे तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्यतः मेनली इसमें 3 रंग है। आप यहां पे देख सकते हैं सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन जो है सैक्रिफाइस को दर्शाता है। हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी हमारे देश के ऊपर, और हम लोगों को भी अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। इस चीज को यह दिखाता है। व्हाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है, शांति का प्रतीक है। और हरा रंग जो है ये प्रोस्पेरिटी, समृद्धता का प्रतीक है। ठीक है, तो इसीलिए 3 रंगों की वजह से इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। अब इसके ठीक बीच में सफेद रंग है। सफेद रंग में जो है आपने ख्याल रखना है एक गोल आकार का चक्र है और इसे अशोक चक्र कहते हैं क्योंकि एक राजा हुआ करते थे अशोक। पूरे भारत पे राज करने वाले, लगभग पूरे भारत, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतना बड़ा इनका राज हुआ करता था। इतने बड़े इलाके पे राज करने वाले ये पहले सम्राट थे। इनका नाम था अशोक। अशोक द ग्रेट भी कई बार इन्हें कह देते हैं, अशोका महान भी कह देते हैं। इनकी जितनी भी हमें चीजें मिलती हैं ज्यादातर वो बड़े बड़े स्तंभ यानी पिलर्स हैं। तो वहां पे हमें ये चक्कर मिलता है। इस चक्कर को हमने अपने देश के झंडे के बीच में लगाया हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। अच्छा, इस चक्कर में आप देखोगे तो बीच में आपको एक बिंदु दिखेगा। इस बिंदु से आपको निकलती हुई स्पोक्स यानी डंडियां दिखेंगी। इसके अंदर 24 डंडियां हैं और हर एक 2 डंडी के एक के बाद एक डंडी जो है इनके बीच में 15 डिग्री का एंगल है। आप लोग इस बात को याद रखेंगे, हर 2 डंडियों के बीच में 15 डिग्री। कितना एंगल है बच्चों? 15 डिग्री का एंगल है। 24 डंडियां पूरी की पूरी, तो पहली डंडी और घूम के जब मैं वापस इस डंडी तक आऊंगा तो 360 डिग्री में पूरा तय कर चुका होऊंगा। ठीक है। अच्छा, इस झंडे की बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय झंडा कब बना? तो आप याद रखेंगे देश के आजाद होने से थोड़ा सा वक्त पहले। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त को आजाद हुआ था। कौन से वर्ष में? 1947 में आजाद हुआ था बच्चों। 1947 में आजाद हुआ था। अगर मैं बात करूं उससे कुछ वक्त पहले 22 जुलाई 1947 को, तो इसी दिन ये झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा मान लिया गया था। आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अगर मैं इस झंडे की ऊंचाई और लंबाई की बात करूं तो ये लंबा ज्यादा है, यानी ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा बड़ा झंडा है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है अगर मैं बात करूं और चौड़ाई, तो इसका अनुपात यानी इसका रेशो, इट्स रेशो शुड बी 2:3। यानी अगर ये 20 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है तो इसकी ब्रेड्थ जो है इट शुड बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात का आप सभी बच्चे
ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये जो झंडा है जो इतना सुंदर है, इसे किसी ना किसी ने तो डिजाइन किया होगा, बनाया होगा। आप भी तो स्कूल में कई बार कागज पे ऐसे झंडे या इस झंडे को बनाते होंगे। तो देखिए, हमारा तिरंगा पहले दिन से ही ऐसा नहीं था जैसा दिखता है, पहले ये ऐसा दिखता था। धीरे धीरे करके उसने अपना रंग लिया, अपना रूप लिया। और ये देखिए, ये है वो महान आदमी जिन्होंने हमारे देश का झंडा जो है सबसे पहले, जैसे आज आप स्कूल में ड्रॉ करते हो ना अपने देश के झंडे को, ये पहले आदमी हैं जिन्होंने ड्रॉ किया होगा। ये देख सकते हैं कितने खुश हैं। ये कौन है? ये है पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले ये झंडा गांधी जी के लिए बनाया था। चलिए, तो हमने देखा हमारे देश के झंडे के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, यानी नेशनल बर्ड के बारे में बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये एक पीकॉक है, यानी एक मोर है। मोर नर भी होता है, मादा भी होता है, मेल भी फीमेल भी। ठीक है, तो ये मेल पीकॉक को ही हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा नेशनल एनिमल है, सॉरी नेशनल बर्ड है। सिर्फ मेल पीकॉक, फीमेल पीकॉक जो है उसके इतने सुंदर सुंदर अगर देखे तो इतने पंख नहीं होते हैं, वो भूरे रंग की होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो ये जो आप पंखों वाला बड़ा खूबसूरत सा ये पंछी देख रहे हैं, जिसका कई बार आप अपनी किताब में हो सकता है पंख भी डाल लेते होंगे, या फिर आपने इसका पंख घर में भी देखा हो सकता है। तो ये जो है, ये है हमारा मोर। हालांकि इसका पंख घर में रखना गलत बात है, क्योंकि इसका पंख लाने के लिए लोग इसे मारते हैं, इसीलिए ये एक अपराध है। चलिए, फिर भी कई बार हमारे पास पुराने वक्त के पंख घर में होते हैं। अच्छा, अब इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट इसे अलग नाम से पुकारते हैं, वो इसे कहते हैं पावो क्रिस्टेटस। आपने याद रखना है, व्हाट इज इट्स साइंटिफिक नेम? इट्स साइंटिफिक नेम इज पावो क्रिस्टेटस। एंड व्हाट इज इट्स साइंटिफिक नेम? यू विल रिपीट विद मी। आप मेरे साथ दोहराएंगे ताकि आपकी जुबान पे ये चढ़ जाए और आपको याद हो जाए। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। पीको, कौन सा? मेल पीकॉक। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में जान लिया। चलिए, ये भारत में अलग अलग जगहों पे देखा जाता है, आपने भी इसको देखा होगा। और कहा जाता है जब बारिश आती है तो ये नाचता भी है। चलिए, अब अगले हम लोग जो नेशनल सिंबल है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये दिखने में बड़ा प्यारा शेरू सा लग रहा है उतना ही खतरनाक। ये है बाघ। ठीक है, लायन इज डिफरेंट एंड टाइगर इज डिफरेंट। दिस इज टाइगर, ये है टाइगर। तो आपने याद रखना है, बहुत सुंदर दिखता है। यू कैन सी हाउ मैग्निफिसेंट इट इज लुकिंग। बच्चों, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो राष्ट्रीय जानवर है, यानी राष्ट्रीय जो जानवर है, नेशनल एनिमल है, वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, टाइगर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जो चाइना में पाए जाते हैं चाइनीज टाइगर, तुसनामिया में पाए जाते हैं तुसनामियन टाइगर। इंडिया में जो पाए जाते हैं उसमें से जो बंगाल में, हम वेस्ट बंगाल एक राज्य है, एक स्टेट है, वहां पे उस इलाके में और बांग्लादेश में पाए जाने वाले टाइगर्स को हम कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। बड़े होते हैं और राजा की तरह रौबदार होते हैं, इसलिए कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। इनका भी साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक इन्हें भी साइंटिफिक नेम से बुलाते हैं, इन्हें कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस। आप मेरे साथ बोलेंगे, क्या इसका साइंटिफिक नेम? पैंथेरा टिग्रिस। इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। चलिए बच्चों, बहुत खूब। तो हम यहां पे अभी तक 3 नेशनल सिंबल्स को याद कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेशनल सिंबल की तरफ। तो ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, ये वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग लिखा। बच्चों, नेशनल सॉन्ग अलग है, नेशनल एंथम अलग है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और गान दोनों अलग अलग हैं। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर बड़ी मशहूर और बड़ी अच्छी कहानी थी, जिसे हम कहते हैं आनंद मठ। इसमें बताया था कि कैसे साधु और सन्यासी लोग अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ गए थे। उसी में एक गीत था जिसे कहते हैं वंदे मातरम। वंदे का मतलब प्रणाम करना, ठीक है, यानी पूजा करना। किसकी? मातरम, मां की। मां यहां पे भारत देश को कहा गया, यानी वंदे मातरम। वंदे मातरम का सीधा सीधा मतलब हमारे देश की जो हमारे देश है, हमारी भारत माता है, उनको वंदे वंदना करना।
तो ये आजादी के वक्त में बहुत मशहूर ये गाना हो गया था। आज भी स्कूल की असेंबलीज में कई बार आपने गाया होगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये वही गाना है। तो आप याद रखेंगे वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे थोड़ा सा हम चलें तो यहां पे आप ख्याल रखेंगे जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम के तरह ही एक और चीज आप याद रख लेंगे। वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन में, अगर मैं पूछूं आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन में सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 की सेशन में गाया गया था। कहां पे गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे रहमतुल्ला एम सयानी एक नेता थे उस सेशन में, वो सारों के लीडर थे, यानी वो उस सेशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। चलिए उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात कर ली है तो गान की भी बात कर लेंगे। तो एक हमारे जिन्हें ये देखिए ये बहुत ही मशहूर हमारे एक बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बहुत प्यारी शख्सियत हैं जिन्हें हम कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहते हैं जिन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर। देखो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। तो ये पहले इंडियन है, इन्हें इनकी किताब गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। दुनिया में सभी लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहा था, 13 साल हो चुके थे नोबेल प्राइज को देते हुए, इंडियंस को मिल ही नहीं रहा था। फिर आए रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने वो प्राइज जीता। इनकी बुक में थी पोएम्स 113। देखो हर देश का किसी न किसी ने नेशनल एम्बलम जो है गाने की तरह होता है, लिखा होता है। इकलौता आदमी है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला और एक भारत का जनगण मन। जनगण मन जो है 1911 में आईएनसी की सेशन में पहली बार गाया गया था कलकत्ता में। इससे पहले भी जॉर्ज द फिफ्थ जो राजा थे इंग्लैंड के, जब वो भारत आए थे तब भी दिल्ली दरबार में ये गाया गया था। चलिए आप बच्चे याद रखेंगे कि ये जो जनगण मन है ये हमारा राष्ट्रीय गान है और इसे नेशनल एंथम कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 में, यानी 2 दिन पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, उससे पहले। चलिए तो बच्चों हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले इसे नेशनल एंथम चुना गया था। चलिए आगे चलते हैं अब कि देखिए अब जैसे कैलेंडर हमारे देश का आपको जान के हैरानी होगी, एक कैलेंडर है, एक कैलेंडर हमारे देश का नेशनल कैलेंडर है। अगर आप अपने दादाजी से बात करते हैं तो हो सकता है उन्होंने बताया होगा जनवरी फरवरी मार्च की तरह देसी महीने भी होते हैं, चैत बैसाख ऐसे देसी महीने भी होते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा ही एक कैलेंडर है जिसे कहते हैं शका कैलेंडर, वो हमारा नेशनल कैलेंडर है। और उसमें आपको पता डे 1 कब होता है? 1 जनवरी को नहीं होता है, 22 ऑफ मार्च को होता है। और जब लीप ईयर होता है तो यही 21 को हो जाता है। हालांकि जो पूरी दुनिया में कैलेंडर चलता है उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसी से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज चैनल सारी जगहों पे उसी की डेट्स को लिया जाता है। लेकिन ये जो कैलेंडर है हमारा नेशनल कैलेंडर, वो आपने याद रखना है 22 मार्च से शुरू होने वाला कैलेंडर है जिसे शाका कैलेंडर कहते हैं। ऐसा दिखता है ये। और इस कैलेंडर में फर्स्ट डेट क्या होती है? 22 ऑफ द मार्च, आपने ख्याल रखना है। और इसमें मार्च का महीना यानी इसको कहते हैं चैत्र महीना, तो चैत्र महीना पहला माना जाता है। चैत्र के बाद वैशाख, फिर उसके बाद ज्येष्ठा, उसके बाद आषाढ़ा, श्रवणा, भाद्रपा, देखो अश्विन, कार्तिक, उसके बाद मृगशीर्षा और उसके बाद ये देखिए और भी महीने हैं जैसे पौषा। कई महीने यहाँ पे आते हैं, 12 महीने ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसमें से महीने हैं, तो ये अलग तरीके से चलता है। अब आप अपने दादाजी से बात कर सकते हैं, पापा से बात कर सकते हैं कि देखिए देशी महीने अब आपको भी पता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे हमारे बाकी सिंबल्स हैं वैसे ही हमारा एक सिंबल है जिसे हम कहते हैं कि ये है हमारा नेशनल करेंसी सिंबल। नेशनल करेंसी सिंबल। अब बच्चों करेंसी क्या होता है? जैसे हर एक देश में, जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा आपको चीजी खाने के लिए घर से पैसे मिलते होंगे ना, तो वैसे ही जो आपको नोट या सिक्का मिलता है ना उसे हम रुपया कहते हैं। हर देश का नेशनल करेंसी अलग अलग होता है, कहीं पे डॉलर चलता है,
कहीं पे रियाल चलता है, अलग अलग देशों में, हमारे देश में रुपया चलता है। अब आपने देखा होगा रिची रिच या कोई कार्टून अगर आपने देखा होगा तो उसमें डॉलर ऐसे बनाते हैं, है ना, तो डॉलर का सिंबल ये होता है। फिर रुपये का सिंबल क्या होता है, रुपये का सिंबल ये होता है, देखिए यहां पे जो हम स्कूल में आर लिखते हैं ना, आर ऐसे आर लिखते हैं, आर का आधा हिस्सा लिया गया, आर की जो लाइन है उसको काट दिया गया। अब आर के ऊपर जैसे र के ऊपर लाइन लगाई जाती है, लाइन लगाई गई और बीच में से इसको काट दिया गया, तो ये बन गया हमारा करेंसी सिंबल। ये 2010 की बात है, उससे पहले हमारा कोई भी करेंसी सिंबल नहीं होता था। 15 जुलाई 2010 में हमने इसको अडॉप्ट किया, यानी अपना करेंसी सिंबल माना। आपने याद रखना है कि एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, नाम था उदय कुमार, इन्होंने ये सिंबल बनाया था। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो आपने आधे से ज्यादा चीजें तो सीख ली हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए तो अब आगे जब हम चलते हैं तो बात करेंगे नेशनल एम्बलम की, यानी राष्ट्रीय चिन्ह की। तो इसमें आपने ख्याल रखना है नेशनल एम्बलम, देखो जब मैं नेशनल एम्बलम की बात करता हूं तो ये एक स्टैंप है। आपने देखा होगा स्कूल में स्टैंप होती है, एक मोहर होती है, तो एक स्टैंप होती है। स्टैंप कैसी होती है, देखो असली चीज दुनिया में जो चीजें है, जैसे ये देखो ये एक रिमोट है, मैं हूं तो मेरी देखिए ये लेंथ भी है, मेरी ब्रेड्थ भी है, देखिए मेरी हाइट भी है, मेरी लेंथ भी है और मेरी ब्रेड्थ भी है। जिन चीजों की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीजें होती हैं, हम उन्हें कहते हैं ये 3D चीजें हैं, 3 डायमेंशनल चीजें हैं। जबकि फोटो, इस फोटो की देखिए अगर इसकी तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही है, इसकी हाइट तो है ही नहीं। इन चीजों को हम कहते हैं ये चीजें हैं 2D, 2 डायमेंशनल चीजें हैं ये। तो वैसे ही स्टैंप भी 2 डायमेंशनल होती है। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने जितने भी सरकारी ऑर्डर निकालने थे उन पे ठप्पा लगाना था, यानी हमने मोहर लगानी थी अपने देश के नाम की, लेकिन हमारे पास स्टैंप तो थी ही नहीं। तो हमारी सरकार ने कहा चलिए अपने लिए एक स्टैंप बनाते हैं। अच्छा अब स्टैंप में क्या बनाएं, अगर आपने अपने लिए स्टैंप बनानी हो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने नाम की स्टैंप बनानी हो तो मैं अपना नाम लिखूंगा समर, ऐसे मैं अपना नाम लिख दूंगा। फिर मान लीजिए मुझे यहां पे एक स्टार चाहिए, मुझे स्टार बहुत पसंद है, मैं स्टार लगा दूंगा यहां पे। तो अब देखो जब भी मैं स्टैंप लगाऊंगा तो समर और उसके नीचे एक स्टार आ जाएगा। तो वैसे ही इंडिया में जब हम लोगों ने क्या करना था, हमने अपने लिए स्टैंप बनानी थी, यानी ये चिन्ह बनाना था, तो हमने क्या किया, बड़ा दिमाग लगाया। फिर से हमें याद आई अशोका द ग्रेट की, जिसका हमने चक्कर लिया था। तो अशोका क्या करता था, अपनी प्रजा तक, अब राजा था, अपनी प्रजा तक मैसेज पहुंचाना था। उस टाइम पे टीवी नहीं हुआ करता था, ना ही मोबाइल फोन हुआ करता था। तो वो क्या किया करता था, वो एक बड़े बड़े, ये देखिए पिलर्स, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्तंभ बनवा दिया करता था। इन्हें अशोका के स्तंभ कहते हैं। इन स्तंभ पे यहाँ पे नीचे थोड़ा और जाएंगे ना, अब इसमें कट गया तो यहाँ पे ये मैसेज लिखता था अलग अलग भाषाओं में, जो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, ब्राह्मी खरोष्टी इन भाषाओं में लिख देता था। इन पिलर को अब देखिए ऐसे से ये पिलर दिखते थे। तो ऐसे ही एक पिलर है सारनाथ में, कई सारी इंडिया में अलग अलग जगहों पे पिलर है, ऐसा ही एक पिलर है सारनाथ पे। इस जगह पे भगवान बुद्ध ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पहला उपदेश दिया था, यानी पहला लेक्चर दिया था, पहली बार बच्चों को बताया था कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे यानी उनके स्टूडेंट्स को बताया था। चलिए तो अब अगर आप यहां पे बात करेंगे, ये देखिए यहां पे अगर आप बात करेंगे तो इसी पिलर का देखिए, जैसे अब देखो, अब अगर आप मेरी फोटो लोगे ना तो यहां से फोटो अलग आएगी, यहां से फोटो अलग आएगी, यहां से फोटो अलग आएगी। ये मेरी फ्रंट प्रोफाइल, ये मेरी राइट प्रोफाइल, ये मेरी लेफ्ट प्रोफाइल। तो इसी पिलर की एक प्रोफाइल ली, इसी को थोड़ा एडिट करा हमने, ठीक है, इसको एडिट किया हमने, इसकी एक प्रोफाइल ली। इस प्रोफाइल में देखिए 3 लाइंस दिख रहे हैं। पिलर में तो 4 है लेकिन नेशनल एम्बलम में बस 3 लाइंस है। पिलर में 4 है लेकिन एक तरफ से प्रोफाइल लेंगे तो 3 ही आएंगे। तो यहाँ पे 3 लायंस, और इस प्रोफाइल में आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए अशोक चक्र आपको दिखेगा। यहां पे आपको एक तरफ भागता हुआ घोड़ा दिखेगा। यू विल बी एबल टू सी अ गैलोपिंग हॉर्स हियर एंड अ बुल हियर। असली वाले में देखेंगे ना तो एक हाथी भी है, ठीक है, एक हाथी भी है और एक दिखे, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक शेर भी, एक हाथी भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए तो हमने सिर्फ इतना लिया। अब अगर आप असली वाले अशोक स्तंभ को देखेंगे, अशोका के पिलर को देखेंगे, ठीक है, तो उसके नीचे से ये देखिए, ये लोटस की तरह दिखने वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को तो हमने काट ही दिया, यानी लोटस वाला पार्ट हमने इग्नोर कर दिया। इसके अलावा जो पिलर का, देखो ये पिलर का जो हिस्सा, इसे कहते हैं पिलर शाफ्ट, इसे भी हमने काट दिया।
फिर हमने लिया क्या, तो अशोका का सिर्फ जो ये पिलर है इसका ऊपर वाला हिस्सा, और अशोका के पिलर के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं कैपिटल। और इस कैपिटल में क्या बना है, 3 लायन है, तो इसीलिए इसको कई बार लायन कैपिटल भी कह देते हैं। लायन कैपिटल के अलावा ये देखो ये वाला जो इलाका है इसे हम अबेकस भी कह देते हैं, लायन कैपिटल। और अबेकस को हमने लिया जिसमें एक घोड़ा और एक तरफ बैल है, बीच में अशोक चक्र है, साइड में भी हमें थोड़े थोड़े अशोक चक्र दिख रहे हैं। इसके बाद हमारी एक उपनिषद है। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो कई किताबें लिखते थे, बड़ी दिलचस्प किताबें। हमारे इंडिया में ही पंचतंत्र लिखा गया, जिसमें आपने पक्का सुनी होगी प्यासे कौए की कहानी है, जिसमें एक लोमड़ी की कहानी है, जिसमें एक बंदर 2 बिल्लियों की कहानी है। ठीक है, ऐसी कई सारी कहानियां आपने सुनी होगी, लालची कुत्ते की कहानी सुनी होगी। तो वैसे ही एक उपनिषद है हमारी जिसका नाम है मुंडका उपनिषद। इस मुंडका उपनिषद में ही लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, सच की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ विल ऑलवेज ट्रम्प, ट्रुथ अलोन ट्रम्प, सत्य ही हमेशा जीतता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे नीचे लिख दिया सत्यमेव जयते। ये है हमारा नेशनल एम्बलम, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए, अब हमने ये सारी चीजें तो जान ली, अब हम चलते हैं आगे। अब अगर हम बात करें नेशनल रिवर की, तो हमारे देश में तो कई सारी नदियां हैं। तो हमारी नेशनल रिवर की जब बात आई तो हमने कहा सबसे पूजनीय गंगा मैया को ही क्या मान लेते हैं, राष्ट्रीय नदी मान लेते हैं। तो गंगा रिवर इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। कौन सी नदी, गंगा नदी जो है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी हमने मान लिया। चलिए, ये राष्ट्रीय नदी तो हमने मान लिया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अच्छा, नेशनल हेरिटेज एनिमल की जब बात करते हैं, राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करते हैं, जो हमारी हेरिटेज है, वो बच्चों फिर हमने कहा हाथी मेरा साथी, यानी प्यारे प्यारा एलिफेंट को हमने क्या मान लिया, नेशनल एनिमल मान लिया। ऐसा इसलिए, मैं आपको बता दूं, देखो जब हम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया, वो पूरी दुनिया जीत के आया, हमारे इंडिया में आते ही वो डर गया। क्यों, उसे दिखे बड़े बड़े एलिफेंट। जब भी कोई पहली बार इंडिया पे हमला करने आता था, एलिफेंट्स को देख के डर जाता था। इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स, और किसी भी एनिमल का नोज इतना बड़ा नहीं होता, इसकी बड़ी सूंड होती है, जिससे ये फू करके आवाज निकाल के ही सबको डरा देता है। ये है एलिफेंट, नेशनल हेरिटेज एनिमल, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, दुनिया में अलग अलग तरीके के एलिफेंट होते हैं। अफ्रीका के जो एलिफेंट है वो हमारे एलिफेंट से भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे एलिफेंट तो प्यारे हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो अब अगली हम लोग कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। लास्ट 3 हम लोग अब यहाँ पे 3 to 4 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे देश में नेशनल ट्री भी है। ये ट्री आपने जरूर देखा होगा। इसके नीचे अगर आप कभी गांव में गए होंगे तो लोग बैठते हैं, बात भी करते हैं। ये है बनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़। ये देखिए, इसका साइंटिफिक नेम भी आप याद रखेंगे, जो कि है फिकस। क्या याद रखेंगे आप, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे, फिकस बेंगिलेनियस। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, फिकस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, फिकस बेंगिलेनियस। ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है बच्चों। बरगद का पेड़ है ये, बड़ा ही सुंदर सुंदर। और ये देखिए कितनी सारी यहां से, ये देखिए ये इसकी जड़ें हैं, इनसे लटक लटक के पहले बच्चे खेला भी करते थे। आजकल बच्चे बाहर कम जाते हैं। चलिए, अब लास्ट 2 हम याद करेंगे बच्चों। लास्ट 2 क्या याद करेंगे, ये देखिए, ध्यान दीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी मछली है। ये कौन सी मछली है, ये है डॉल्फिन मछली। ये तुम्हें पता है इंसान की तरह इंटेलिजेंट होती है, करतब भी करती है, खेलती भी है, पानी से निकल के यूं जंप करती है। ये आप इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये जो प्यारी मछली है आवाज भी निकालती है। ठीक है, ये डॉल्फिन मछली है। अब दुनिया में अलग अलग डॉल्फिन है। हमारे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी में ये पाई जाती है। तो यहां पे आपने याद रखना है, इंडियन गैंगटिक डॉल्फिन जो है, इसे हम कहते हैं, या गंगा की डॉल्फिन, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, उसे हम राष्ट्रीय जलीय पशु यानी नेशनल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल के कहते हैं। वैसे ही रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जानवर जो अंडे
देते हैं, जमीन के ऊपर देते हैं और फिर अंडे से बच्चा निकलता है और रेंगते हुए चलता है। तो नेशनल रेप्टाइल की बात करें तो वो है किंग कोबरा, यानी ये देखिए बड़ा वाला नाग किंग कोबरा, ये बहुत बड़ा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉइजनस स्नेक है, काट दे तो काम तमाम पक्का है। तो ये आज की वीडियो में हमने क्या जाना, हमने नेशनल एनिमल के बारे में जाना। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल फ्लावर के बारे में। तो हमारे देश का एक नेशनल फ्लावर भी तो है, ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है। आप में से भी तो बहुत सारे लोग पेंटिंग करते होंगे तो ये पहचानते भी होंगे। ये क्या है, ये है बहुत प्यारा सा एक लोटस यानी कमल। लोटस यानी कमल का फूल है। ये कौन सा फूल है, ये कमल का फूल है। ये देखिए ये पानी में खिलता है। कहते हैं कीचड़ में जहां पे बहुत गंदगी है वहां पे भी लोटस खिल जाता है, यानी अगर आप अच्छे हैं तो आप बुरे लोगों के बीच में भी अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसका एक साइंटिफिक नेम भी है जो है निलंबो नूसीफेरा। याद रखना निलंबो नूसीफेरा। ठीक है, इट सिंबलाइज नॉलेज, ये ज्ञान को दर्शाता है लोटस। चलिए अब ये देखिए खाने में बड़ा ही स्वाद, टेस्टी टेस्टी, ये है नेशनल फ्रूट यानी मैंगो। तो मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है। मुझे कमेंट में जरूर बताना किस किस को मैंगो पसंद है, किस किस को मैंगो पसंद है। नेशनल फ्रूट क्या है हमारा, मैंगो है। ठीक है, क्या है, मैंगो। ये देखिए दिखता ऑरेंज कलर का है, जब कच्चा होता है तब ये ग्रीन भी दिखता है। इसका साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या याद रखना है आप लोगों ने, मैग्नीफेरा ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए अब हम देखिए, शायद ही आपको पसंद ना हो लेकिन हेलोवीन आपने देखा होगा ना, जब हेलोवीन मनाते हैं तो इसको काट के, ठीक है, इसको काट के रखते हैं। ठीक है, वैसे अगर अच्छे बच्चे जो होते हैं इसको खा जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये देखिए ये है कद्दू यानी पंपकिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कुकुरबिटा पीपो। कुकुरबिटा पीपो। तो कुकुरबिटा पीपो जो है याद रखिए, कुकुरबिटा पीपो ये क्या है, ये है कद्दू यानी नेशनल वेजिटेबल। ये हमारे देश का नेशनल वेजिटेबल है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ी चीजें। तो अब बाय बाय का वक्त आ गया है, अब मैं तुमसे लूंगा बाय बाय। ठीक है, आपको मैं ना एक प्रैक्टिस शीट भेजूंगा जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, वो कर लेंगे तो आपकी सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आपने प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करके जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय। मैं आप सभी को जाने से पहले कहूंगा थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरे साथ इतनी देर रुके। अच्छा, आप भी क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं और आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता सकते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा। चलिए तो लेते हैं अलविदा, बाय बाय।